नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका एक बार फिजिक्स बाय एस एल बेनवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम बीएससी तृतीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट हैं किसी भी सर्किट के लिए वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार पुनः देख लें। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं पीडीएफ के माध्यम से, आप वो भी देख सकते हैं, ग्रुप में वो डाल दिए गए हैं। बाकी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको चैनल पे भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और आप स्पष्ट रूप से नोट्स बना सकते हैं। आज का हमारा पॉइंट रहेगा किरचॉफ नियम, यानी किरचॉफ लॉज। ये नियम आप सीनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं और सर्किट में वोल्टेज या करंट मेजर करने के लिए ये आपके जो लॉज हैं वो क्या आते हैं, काम में आते हैं। अब किरचॉफ के जो नियम हैं वो कितने नियम हैं? दो नियम हैं। एक तो किरचॉफ ने करंट ला दिया है और सेकंड वोल्टेज ला दिया है। एक को आप नोड ला या फिर सेकंड को आप लूप ला भी कह सकते हैं। यानी प्रथम जो करंट ला है उसका अन्य नाम अगर देखें तो वो संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है और वोल्टेज नियम है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? लूप नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने विस्तार पूर्वक इनकी दोनों की चर्चा करेंगे भी करंट ला क्या है और वोल्टेज ला क्या है। देखिए किरचॉफ करंट ला क्या चीज़ होती है। कोई भी नोड है, कोई भी नोड या संधि है, उस संधि के ऊपर जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या कहलाता है आपका? किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। यहाँ कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये आता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है कि जो किरचॉफ का नियम है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, गणितीय रूप क्या है? तो सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है? जीरो। यानी किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। Kirchhoff current law states that algebraic sum of all current meeting at a point is equal to zero. That is sigma I equal to zero. अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कितनी सारी शाखाएं ब्रांच आती हुई दिखाई हैं किसी नोड के ऊपर। इस नोड के ऊपर I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है और I5 जा रही है। अगर आप किसी संधि बिंदु पर या किसी नोड पर आने वाली धारा को, जो आ रही जो धारा है उसको अगर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें तो जाने वाली धारा को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चिन्ह परिपाटी है। अगर आप किरचॉफ के नियम को दूसरे शब्दों में कहें कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं तो दोनों धाराओं को आप क्या ले सकते हैं? धनात्मक ले सकते हैं। परंतु किरचॉफ का नियम का जो कथन है वो यही कहता है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। तो इस आधार पे आपको चिन्ह परिपाटी काम में लेनी पड़ेगी। तो चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखिए, किसी नोड पे आने वाली धारा, किसी नोड पे आने वाली जो धारा है उस धारा को अगर धनात्मक लिया जाता है तो जाने वाली जो धारा है उसको क्या लेंगे आप? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर I1, I2, I3 आने वाली धाराएं हैं, मैंने इन तीनों को धनात्मक लिए और I4 एंड I5 को मैंने क्या लिया है? ऋणात्मक लिया है। अब अगर आप इनको इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो सेकंड जो कथन है वो आपका हो जाता है आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। ठीक है। अब ये जो करंट ला है वो
यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म इसका अगर देखें तो सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये कंपटीशन एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, ये किस कंजर्वेशन लॉज पे आधारित है, आपका किस कंजर्वेशन लॉज पे बेस्ड है। तो करंट का जो वैल्यू होती है वो Q अपॉन क्या होती है T। तो टाइम तो आपका बदलेगा नहीं, यानी किसी संधि बिंदु पे आने वाला जो समय, जाने वाला समय, ये तो टाइम तो आपका बदलना नहीं है। तो Q के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब Q नहीं बदलेगा, यानी सिग्मा Q अपॉन T इक्वल टू 0। इसका मतलब सिग्मा Q इक्वल टू क्या आएगा 0। अब सिग्मा Q इक्वल टू 0, इसका मतलब चार्ज क्या होता है, नोड पे इकट्ठा नहीं होता है। चार्ज आपका नोड पे इकट्ठा नहीं होता है। अगर इकट्ठा नहीं होता है तो यह जो लाज है वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। आपका किस पर आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पर। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया कि किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, तो आपका चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अब ये क्या काम आता है, कहाँ काम में लगाना है आपको जब सर्किट में हल करें। तो नॉर्मली जो करंट लॉ है वो ध्यान रखें आप, जब आपको वोल्टेज डिफरेंस निकालना हो या विभवांतर जब आपको ज्ञात करना हो किसी पॉइंट पर, या विभव का मान ज्ञात करना हो किसी पॉइंट पे, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कब फेल हो जाता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी जो सर्किट होते हैं वहाँ पर ये फेल हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि KCL व्हेन वी फाइंड आउट वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल, ठीक है, इट विल फेल फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। यानी कहाँ पर फेल होगा, ये हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट पे फेल हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें थी। इसका कथन क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इसका स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताया गया, इसको लागू करके आपको बताया गया, दिखाया गया कि किस प्रकार से ये लागू होता है, ये क्या ज्ञात करने के काम आता है, किस कंजर्वेशन पर आधारित है, ये कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब अपने एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि ये क्लियरली समझ में आए। देखिए एक सर्किट बनाया है मैंने, गौर से देखना ये सर्किट। इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये मैंने बता दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 बाई KCL, यानी किससे, KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से आपको V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए करंट सोर्स लगा रखा है, किस मान का है, 6 एम्पियर का। इधर मैंने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है 3 वोल्ट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। और कहाँ क्या ज्ञात करना है, V1 एंड V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप साधारण रूप में इसमें देखें तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ V1 एंड V2 की फाइंड आउट वैल्यू कैसे करें। परंतु आप अगर एक बात दिमाग में रखें कि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्यों ना किरचॉफ के करंट लॉ को काम में लूँ। नॉर्मली विद्यार्थी ये सोचता है कि वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो आपको करंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आगे चलते हैं इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। मैंने क्या किया है, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट 1, यानी इस 1 पॉइंट पे, यानी V1 पे मैंने KCL अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अप्लाई है, 6 यहाँ क्या चीज़ है, करंट है, क्योंकि आने वाली धारा यहाँ से 6 एम्पियर की करंट आ रही है। कहाँ से आ रही है, 6 एम्पियर की करंट आ रही है। तो इस नोड से जो जाने वाली करंट होगी वो भी क्या होगी, 6 एम्पियर होगी। और जहाँ से करंट जाती है, जहाँ से जाती है वो पॉइंट आपका क्या होता है, अगर आप इसमें I1 मान लें, ये आप I2 मान लें और ये वाली आप I3 मान लें, तो ये आपका हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 इस नोड पे V1 पे। इसी प्रकार आप सेकंड पे लगाएंगे तो सेकंड पे आप अगर इसको I2 मान लें, I3 आ गया, ये आप I4 मान लें और ये आपकी करंट मान लें ये करंट मान लें I5, यानी यहाँ से इस लूप में आ रही है आपकी I5 करंट आ रही है। तो I2 होगा वो I4 प्लस क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये था I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये देखिए 6 एम्पियर आ रही है, 6 एम्पियर की करंट आ रही है। अब यहाँ V1 देखिए इक्वल टू, अब ये V1 आपका हाई पोटेंशियल का पॉइंट है,
ठीक है। सॉरी, एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 1 एम्पियर ग्राउंडेड भी मानना पड़ेगा। सॉरी, ये बात मैं बताना भूल गया। यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये पॉइंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंडेड मानना पड़ेगा कि ये ग्राउंडेड है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो V1 माइनस 0 अपॉन क्या आएगा 1, और इसी प्रकार आएगा सेकंड वाला 6 इक्वल टू 6 एम्पियर है वो V1 माइनस 0 और 1 एम्पियर यानी V अपॉन R का भाग लगाए, और प्लस में क्या आएगा V1 यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है तो माइनस V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये आ जाएगा। तो किरचॉफ का नियम आपने लगाया तो आपके पास आया 6 इक्वल टू V1 अपॉन 1 और V1 माइनस V2 बाई 2। इसी प्रकार सेकंड पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेकंड पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना पोटेंशियल है, सॉरी यहाँ पर कितना है 3 वोल्ट, ये हाई है और ये क्या है लो का पॉइंट है। अब देखिए ये यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 माइनस V2 अपॉन 1 V2 अपॉन 3 और V2 माइनस V1 बाई 2, यहाँ से ये इसी प्रकार लगाया गया। ये करंट V1 माइनस V2 बाई 2, ये V2 3 माइनस V2 सॉरी 3 माइनस V2 और ये आपका V2 माइनस 0 बाई 3, ये चीज़ की गई है, ये सेकंड में अप्लाई किया गया। अब देखिए ये दो समीकरणें बन गई, जैसे x एंड y में दो समीकरणें होते हैं उसी प्रकार आपका V1 और V2 में दो समीकरणें आपको प्राप्त हुई। अगर दो समीकरणें प्राप्त हुई तो इन दोनों समीकरणों को अगर हल करेंगे तो दोनों समीकरणें आपकी को हल करने पे आप V1 एंड V2 के मान प्राप्त करेंगे। तो V1 का मान 5 वोल्ट आएगा और V2 का मान क्या आएगा 3 वोल्ट आएगा। तो ये तो नियम आपके कौन सा नियम था KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। अब अपने पढ़ते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। तो ध्यान रखें इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी नोड इज इक्वल टू 0 एंड ये किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म सिग्मा आई इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये मुख्य इसकी बातें हैं और ये कब अप्लाई होता है, जब आपको वोल्टेज याद करना। ये क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। यानी वहाँ तो वो किसके लिए लागू था, किसी नोड के लिए। और मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था कि जो नोड लॉ है या संधि जो नियम है, इसको संधि नियम भी कहते हैं। कारण है इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, करंट लॉ के लिए संधि ढूंढनी पड़ेगी, जबकि वोल्टेज लॉ लागू करने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक लूप ढूंढना पड़ेगा। तो ये कहता है कोई भी लूप हो उस लूप में जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक मतलब सम होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिए क्या है, सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। सिग्मा आई बैटरी के विद्युत वाहक बल है और ये सिग्मा आई आर क्या चीज़ है आपके पास, विभव पतन है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई आर। अब ये किस पे बेस्ड है, अगर हल्का सा ध्यान दें कि ये किस पे बेस्ड है, तो यहाँ पर जितना बैटरी ने कंज्यूम किया, जितना बैटरी ने वोल्टेज दिया, उतना रेजिस्टेंस पे क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। जितना बैटरी ने वर्क किया उतना वर्क कंज्यूम कहाँ हुआ, कंज्यूम हुआ रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब कहीं पर भी कोई हानि नहीं हो रही है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लागू हो रहा है। अर्थात जो सेकंड लॉ है या किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है वो किस पे बेस्ड है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ओके, अब देखिए इसको लागू करते हैं किसी लूप के अंदर। ये देखिए किसी लूप में लागू हुआ, मैंने दो बैटरियां ली हैं VS1 डायग्राम सॉरी नीचे रह गया, अब हल्का दिख रहा है थोड़ा सा।
VS1 और सेकंड लिया मैंने VS2, 2 बैटरियाँ ली। ये R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस लिए। अब इसमें भी चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखनी पड़ेगी। जहाँ सिग्मा आई इक्वल टू आपने 0 किया था, वहाँ अगर आने वाली बराबर जाने वाली लिख देते हो तो आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान में नहीं रखनी है। आने वाली बराबर आप जाने वाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर आप सिग्मा आई इक्वल टू 0 सेल करते हैं तो आप चिन्ह परिपाटी आने वाली धनात्मक और जाने वाली को क्या लें, ऋणात्मक। इसी प्रकार वोल्टेज लूप में देखो, आप अगर सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0 करते हो, यानी ये जो फॉर्म है ये लागू करते हो, तो आपको चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से काम में लेने हैं वो देखिए। VS1 यहाँ मैंने एक लूप का चुनाव किया, ये लूप मैंने लिया। यहाँ पर धारा क्या जा रही है, आई जा रही है। इस लूप में धारा कितनी जा रही है, आई जा रही है। ये किस प्रकार का लूप है, अगर देखें ये सिंपलेस्ट लूप है, सबसे सिंपलेस्ट लूप, जिसको आपने क्या कहा था, मेश। याद आया आपके कुछ पूर्व वीडियो में आप देखना, मेश जिसका नाम दिया। मैं वहाँ पे सॉरी भी मांग के आया कि मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया था कि मेश क्या चीज़ होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा ज़रूर, तो बता दिया। इसमें देखो करंट आपकी चेंज नहीं हो रही, ये सिंपलेस्ट लूप है, इसका मतलब ये क्या है, मेश है। अब देखिए VS1, देखिए VS1 धनात्मक लिया गया। क्यों लिया गया है ये देखिए थोड़ा सा, इसमें VS1 धनात्मक, यानी आप लूप में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है आपका, वो क्या लेंगे, VS1 आप क्या लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, इसका मतलब आप पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए लूप में तो वो आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर। यहाँ भी ये किया गया, देखो VS2 को नेगेटिव लिया गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अब अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल जो आपका कंज्यूम पोटेंशियल ड्रॉप है वो आप क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आप क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन में, यहाँ पे आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई करंट इसी प्रकार से आपकी बह रही है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या आएंगे, V1 आपका सॉरी ये मैं आपको, हाँ नेगेटिव, एंड ये आपका करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे मैं आपको गलत बता गया। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोबारा देखिए थोड़ा सा, आप यहाँ पर लूप का चुनाव आपने इस प्रकार से किया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल हुआ। ये आपने पॉजिटिव डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का आपने ज़्यादा माना, इस बैटरी का आपने क्या माना है, कम माना है। इसी प्रकार ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव होगा, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ये जा रही है तो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो यहाँ पर V1 एंड V2 है, दोनों ही आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। सॉरी, यहाँ पॉजिटिव लगाया गया, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो करंट की अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके क्या आएगा, नेगेटिव, और करंट के अगर विपरीत जाएंगे तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ दोनों साइड में आप करंट के क्या जा रहे हैं, अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब अगर इसकी उल्टी चिन्ह परिपाटी अगर लगाएं कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा इसको, तो क्या करोगे, सिग्मा आई लेंगे, साधारण सिग्मा ई सॉरी, और इक्वल टू सिग्मा आई आर बी के लिख देते हैं इसको। तो चिन्ह परिपाटी कैसे याद करनी, तो बैटरी की तो आप क्या रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं। बैटरी की तो आप क्या रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं। कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो मैं क्या लूँगा, धनात्मक, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मैं क्या लूँगा, धनात्मक। आप इसको इधर लेके गए, इसका मतलब करंट के अकॉर्डिंग अगर जा रहे हैं तो धनात्मक, और करंट के अगर आप विपरीत जा रहे हैं तो आप क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप चिन्ह परिपाटी दोनों तरीकों, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीकों से लिखता है, अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ट है, और ये भी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए क्या हो जाता है, नियम फेल हो जाता है। और कब आपको अप्लाई करना है, जब आपको क्या ज्ञात करना, किसी भी ब्रांच में क्या ज्ञात करने हो, करंट का मान ज्ञात करना। अब देखिए आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट I1 एंड I2 इज गिवन सर्किट। एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट मैंने यहाँ पे बना रखा है। अगर देखें नॉर्मली ये 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 2 ओम 4 ओम I1 करंट यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ 2 ओम से I2 इधर जा रही है 10 वोल्ट, और
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर आपने सीनियर के हिसाब से न्यूमेरिकल देखा है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये देखिए आप I1 और I2। मैंने इसमें एक और चीज़ भी हल की है लास्ट में, देखो VAB का मान और निकाला है, यानी यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी इस पे अगर वोल्ट मीटर लगा दें, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनलों पे वोल्ट मीटर लगा दें, न्यूमेरिकल में नहीं है फिर भी मैंने कोशिश की है कि इन दोनों टर्मिनलों पे अगर आप वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, ये चीज़ भी याद करने का प्रयास किया। अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो ये यहाँ से यहाँ इसके बीच में याद करें। कैसे याद करें, यहाँ पे 2 लूप हैं, देखो यहाँ पे आप एक लूप का चुनाव कर लें, ये लूप का चुनाव कर लें। सेकंड वाला लूप आप कहाँ, इस साइड में मैं आपको बता दूंगा, इन लेफ़्ट लूप, पहले लेफ़्ट लूप में लगा रहे हैं तो लेफ़्ट लूप देखिए यहाँ से करंट जा रही है आपकी, करंट के अकॉर्डिंग है, नेगेटिव दिखाइए -4I1, फिर यहाँ पे आप अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो -2I1, और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो आपका पॉजिटिव। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। अब यहाँ पे 6I1 -6I1 + 5 = क्या हो गया 0। तो I1 का मान क्या हो गया 5/6 एम्पियर। अगर देखें, अगर इस आप डायग्राम को देख रहे थे तो आपको ऐसे नज़र आता कि I1 और I2 में कैसे याद करूँगा, तो साधारण सा ही था कि यहाँ आपने क्या लगा दिया, किरचॉफ का सेकंड नियम लगा दिया। अब राइट साइड वाले में किरचॉफ का नियम ऐसे लगा लें। लूप के चुनाव में आपके कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही करें आप, करंट के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। तो सेकंड में लेंगे 10। देखिए बैटरी के नेगेटिव से मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव से मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ तो प्लस का लिए, और धारा के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ मैं लूप में, तो -2I2 और नेगेटिव और 5I2। तो ये जो I2 का मान है 10/7 एम्पियर आ गया, 10/7 एम्पियर आ गया। अब VAB का मान कैसे ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB के बीच में, वो VAX + VXY और प्लस VYB, यानी तीनों के योग के बराबर होगा, तीनों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। VAB VAX यानी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आया मैं, ठीक है, यानी ऐसे करके ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये VXY VYB। अब कई ये सोचेंगे कि VAB को सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, VB - VA। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये चीज़ है, परंतु यहाँ से इससे अपने को मिलना क्या है, या तो आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये फॉर्मूला लिखा VAX, अब अगर लिखें VAX मैंने लिखा तो उसको लिखे ना VX - VA, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला, फिर इन दोनों के बीच में निकाला और फाइनली उसके बीच में आ गया। अब देखो इसके बीच में कैसे है, करंट आपकी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे, इसका मतलब नेगेटिव का साइन आएगा -5/6 × 4 + 2। आप इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, वोल्टेज ऐड किया आपने तो 2 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव है। फिर यहाँ पे करंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं आप, इसका मतलब आपके क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, ये क्या है लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, नज़र आ रहा है, ये 2 वोल्टेज, ये लो था, ये हाई, सॉरी ये हाई था, ये लो था, ये उल्टा था, इसका मतलब यहाँ -5/6 आया। दोबारा देखिए गौर से, कई विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगी बात। यहाँ A से B के बीच निकालना है, तो आपने देखा कि AX है, इसमें हाई पोटेंशियल का पॉइंट क्या है, करंट यहाँ से अगर यहाँ जा रही है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल का पॉइंट X है और लो पोटेंशियल का पॉइंट क्या है A है। करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, X से A की ओर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हाई पोटेंशियल है पॉइंट और ये लो पोटेंशियल है, तो ये आपका हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है और ये फिर क्या है लो है, तो ये तो क्रम में है, हाई टू लो है, परंतु ये लो से हाई है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव का साइन यहाँ पे दे दिया, और बाकी वही V का फॉर्मूला मैंने IR लगाया, यहाँ देख लेना। I1R का मान कितना है 4 है, यहाँ पे 2 वोल्ट डायरेक्ट आ गया तो मैं 2 डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे 2 ओम यानी R पहले लगा दिया, 10/7 क्या है करंट का मान है, तो ये लगा के ये क्या आया मैंने आपके पास, जो भी वैल्यूज आई वो आपकी कैलकुलेशन से वो वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपने ये चीज़ें निकाली। और देखते हैं, ये देखिए एक और न्यूमेरिकल, आप कहेंगे सर बहुत न्यूमेरिकल लेके हैं, न्यूमेरिकल बगैर फिजिक्स में काम नहीं चलेगा भाई। अब देखिए
द वैल्यू ऑफ I1 इन गिवन सर्किट क्या होगी, देखिए क्या होगी। यहाँ पे ये सर्किट बनाया मैंने, यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इसके सीरीज में 7 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, यहाँ मैंने करंट सोर्स लगा रखा है 3 एम्पियर एंड 5 ओम मैंने इसके पैरेलल में लगा रखा है, यहाँ 5 एम्पियर और यहाँ 9 ओम का मैंने क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। इसमें पूरे लूप में क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे I1 का मान आपको ज्ञात करना है। इस डायग्राम में 2 करंट सोर्स हैं, उनको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो वोल्टेज कितने आएगी, V बराबर IR होता है, तो I की वैल्यू 3 है, इसके पैरेलल में कितना है 5 है, तो 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, और यहाँ से 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ जाएगा। तो ये तो 7 ये पड़ा है आपके पास, और ये 5 है, ये 5 मैंने यहाँ जोड़ दिया, और ये 9 है मैंने ये यहाँ जोड़ दिया, बाकी मैंने एज इट इज़ रख दिया डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन गया, एक लूप है, इसमें I1 का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अप्लाई किया, तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया 8, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, और फिर यहाँ पे इस बैटरी में देखें आप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये फिर आपका क्या आ गया पॉजिटिव। तो टोटल जो वोल्ट था ये आपके पास 8 ये है, 15 ये है, 45 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इससे ये नेगेटिव यानी आपकी माइनस हो जाएगी, तो जो भी वोल्टेज बढ़ जाएगी वो वोल्टेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। करंट देखिए यहाँ टोटल जो रेजिस्टेंस है इसमें I1 करंट बह रही है, एक ही डायरेक्शन है, तो 7 + 5 12 और 12 + 9 21, तो 21I आ गया आपके पास, ठीक है। ये 53 माइनस क्या आ गया 17, तो ये आपके पास आएंगे 36 और 36/21 एम्पियर आ जाएगा। तो ये यहाँ से देखने में तो ये न्यूमेरिकल ऐसे लग रहा है जैसे होगा ही नहीं, परंतु आपको पहले मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया ये वोल्टेज और करंट सोर्स को, तो मैंने वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद क्या किया एक KVL लगा दिया, यानी किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा दिया। तो करंट की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो जहाँ पे करंट की वैल्यू ज्ञात करनी हो वहाँ आप वोल्टेज रूल अप्लाई करें, जहाँ आपको वोल्टेज ज्ञात करना हो वहाँ आप करंट रूल अप्लाई करें। तो ये था आपके किरचॉफ के दोनों नियम, करंट एंड वोल्टेज रूल। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में अपने इनको परिपथ विश्लेषण में मैं आपको और समझाऊंगा कि किस प्रकार से इनको अप्लाई करना है, किस प्रकार से वोल्टेज वगैरह निकालनी है, किस प्रकार से प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनेगी, इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनेगी, वो चीज़ समझाऊंगा कि KVL अगर बहुत ज़्यादा सर्किट हों, 2-3 सर्किट हों, तो किस प्रकार से काम में लेना है, वो चीज़ मैं आपको कल बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।